चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप वैष्णव और आज मेरे साथ में जुड़े हुए हैं राजस्थान के उभरते हुए कलाकार रमेश जी आंजना। और हम जानेंगे इनसे कि रमेश जी को कहां से संगीत का लगाव हुआ और कैसे दिन ब दिन उनके गाने आने शुरू हो गए। बात करते हैं कि रमेश जी का जन्म कहां हुआ। देखिए, नमस्कार रमेश जी। हाँ जी। बताइए कैसा लग रहा है आपको हमारे स्टूडियो में पधार कर? नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है आपके स्टूडियो में। आपने 2-3 बार बोला भी था कि आओ आओ आओ, आज मतलब अपना संजोग हुआ और अपन मतलब मिल गए। बहुत बढ़िया लग रहा है आज आपसे मिल के। तो आप बताइए कि आप संगीत के अंदर किस प्रकार से खुद को एंटर किया। देखिए दिलीप जी, बात ऐसी है एक्चुअली कि मैं जब छोटा था जी। स्कूल में पढ़ता था, उस टाइम मतलब बहुत बढ़िया तरीके से मतलब गाने वगैरह गाता था। और जो गांव में जो 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, उस टाइम मतलब मैं बहुत बढ़िया गांव में मतलब जो भी कार्यक्रम होता था उसमें हर कार्यक्रम में मैं भाग लेता था। और धीरे धीरे मतलब क्या है कि जैसे उम्र बढ़ती गई, थोड़े थोड़े जैसे कि 10th की 12th की, उसके बाद में मेरा मतलब बिजनेस में नौकरी करने में, देखो आदमी का एक वो होता ही है कि बिल्कुल, थोड़ा बहुत हर कोई व्यक्ति बिजनेस तो करता ही है, साथ ही साथ अपने हुनर को आपने लोगों तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास किया। हाँ। आपको कहां से प्रेरणा मिली कि आप संगीत जीवन के अंदर आगे बढ़े। माना कि आपने 5वीं 10वीं 12वीं जो भी आपने ग्रेजुएशन पढ़ाई जहां तक भी की है, तो आपको कहां से ज़्यादा इंटरेस्ट कब जागा कि मैं संगीत के अंदर भी अपनी कला को आजमाऊं और लोगों तक पहुंचाऊं। मतलब कि आपको मन से दिल से कब से लगा आपको और किसने सबसे ज़्यादा आपको प्रोत्साहित किया। एक्चुअली देखिए दिलीप जी की लगभग मैं 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया जी। उसके बाद मैं मतलब कोई कंपनी में जॉब कर रहा था, तो मतलब लगभग 18 साल की उम्र में मैं जॉब में लग गया था। क्या बात है, जहाँ लोग 18 साल की उम्र में पढ़ते हैं, कंधों पे बस्ते का बोझ रहता है, उस जगह उस उम्र में रमेश जी ने अपना बिजनेस संभाल दिया। कितनी अच्छी बात है। ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा भरा बात हो सकती है कि जिस प्रकार से रमेश जी ने छोटी सी उम्र ने अपने आप को बिजनेस की ओर अग्रसित किया, साथ ही साथ अपनी कला को भी लोगों तक पहुंचाया। तो रमेश जी, आपका जन्म कहाँ पर हुआ? मेरा जन्म मेरे गांव टिटोप में हुआ। गांव टिटोप, तहसील सांसूर, जिला जालौर, राजस्थान के अंदर ही हुआ मेरा। हाँ जी। तो आपने प्राथमिक पढ़ाई कहाँ पर की? प्राथमिक उस प्राथमिक पढ़ाई भी मैंने लगभग अपने गाँव में की। अच्छा, आपने पैर तक गाँव टिटोप से ही किया? हाँ, टिटोप से ही किया था। और उसके बाद में आपने उच्च प्राथमिक उस प्राथमिक एक्चुअली में 10वीं तक तो पढ़ाई मैंने गांव में कर ली थी। मतलब 9वीं तक। जी हाँ। और 9वीं के बाद 10वीं में मैं लगभग सांसौर आ गया था। अच्छा, सालचौर में आने के बाद राजस्थानी कोई समाज का छात्रावास है, वहाँ पे आ गया था। अच्छी मिलता है जब आपको अच्छा लगता है समाज के लोगों के लिए, समाज के भामाशा अपने को एक रहने के लिए अच्छी उत्तम जगह देते हैं। एक ये युवाओं के लिए और आने वाले समाज के लिए आपको कैसा लगता है कि हर जगह, हर जाति, हर कौम में होने चाहिए छात्रावास? बिल्कुल होने से ही सर। देखिए, इसमें ऐसा रहता है कि कोई बढ़िया फैमिली से रहता है तो वो तो मतलब पैसे खर्च करके, और जो मतलब नॉर्मल फैमिली से रहते हैं जैसे कि मेरे तरह, तो वो मतलब अगर समाज का कोई वगैरह बना हुआ होता है तो मतलब अपनी पढ़ाई आसानी से आगे तक। आपको लगता है कि जो सार्वजनिक छात्रावास जो बनते हैं समाज के थ्रू, उनके अंदर सरकार का भी योगदान होना चाहिए? एक छोटा सा पैकेज सालाना, अगर समाज के प्रति जो समाज से बने हुए हैं छात्रावास, लेकिन उनको चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए अगर सरकार भी उसके लिए कुछ प्रोत्साहन राशि दे, ताकि जिसके कारण जो छात्रावास चल रहे हैं उसको सुचारू रूप से सही तरीके से चलाया जा सके। इस पर आपका क्या विचार है? जो अगर गवर्नमेंट भी इसके अंदर सहायता करती है तो बहुत बढ़िया बात, अच्छा रहता है। अब आपको स्कॉलरशिप कभी मिली? मतलब जैसे कि कोई आपको प्रोत्साहन, पुरस्कार पढ़ाई को लेकर कि आपको आगे बढ़ने के लिए मनोबल हो, स्कॉलरशिप, कई ऐसी चीज़ें होती है जो आपको है ना बचपन से कहीं ना कहीं आप फर्स्ट आ गए तो उसके लिए आपको एक भामाशा होता है, वो आपको पुरस्कार देता है। कुछ ऐसे भी अपने सुने होंगे, देखे होंगे कि जहाँ 8वीं के बाद अच्छे अंकों में पास हो जाता है बच्चा, उसको कोई NGO पढ़ा लेता है, या फिर उसके बाद माध्यमिक के बाद भी अगर आगे बढ़ अच्छा उसका प्रदर्शन रहता है पढ़ाई के क्षेत्र में, तो उसको कहीं ना कहीं कोई एक अच्छी संस्था अपना पूरा खर्चा उठवा दी है। जैसे कि राजस्थान के अंदर नवोदय का बहुत क्रेज है और वहाँ पर एडमिशन होते हैं बच्चों। हाँ जी।
देखिए सर, पढ़ाई के बारे में तो मैं आपको ज़्यादा नहीं कहना कहूँगा, क्योंकि मैंने जो पढ़ाई की है, जो भी किया है, क्योंकि आज मैं एक जॉब करता हूँ और मेरी दुकान भी है, तो मतलब बिजनेस भी कर रहा हूँ, तो 2 काम कर रहा हूँ। तो पढ़ाई के अंदर तो लगभग मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद पढ़ाई लगभग छोड़ दी थी। ठीक है, अभी भी मतलब चल रहा है, कुछ छोटी मोटी वगैरह भर्ती वगैरह आती है। बाकी जो रस मेरे को बिजनेस में और जॉब में वगैरह जो लगा है, और जो मैं अभी गायकी के अंदर जो कर रहा हूँ, जो मेरे को रस इसमें ही लगा हुआ है। बाकी इसके बारे में और भी मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। आने वाले समय में आप खुद को कहाँ देखना चाहोगे, मंच पर या फिर स्टूडियो तक ही सीमित? नहीं सर, मेरी एक्चुअली कोशिश चल रही है दिलीप जी कि मैं मंच तक जाऊं, और 1-2 प्रोग्राम मैंने किए भी हैं, और ऑर्डर भी मेरे पास आते हैं कि आओ आओ, पर मेन चीज़ ये क्या है कि काम रहता है ज़्यादा। जी हाँ। तो मतलब देखो, अगर स्टेज प्रोग्राम करते हैं तो अपन को पूरा समय देना पड़ता पूरा समय देना पड़ता है लगभग। है। लेकिन आप फिर भी अपने व्यवसाय के साथ साथ संगीत को कैसे मैनेज कर लेते हैं? जब आप सुबह 8 से लेकर शाम के 8 तक दुकान का पर्सनल जो बिजनेस है, उसमें फिर भी आप संगीत के लिए जो समय निकाल रहे हैं, वो कैसे मैनेज हो जाता है? ये ऐसा है कि दिलीप जी, इसके लिए मेरे को अलग से टाइम निकालना पड़ता है, या तो फिर मैं नाइट का टाइम निकालता हूँ, क्योंकि अगर कोई वगैरह संगीत वगैरह भजन वगैरह लिखता हूँ तो अलग से इसको लिखना पड़ता है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, गाना भी पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है, शूटिंग, तो इसके लिए मैं अलग से टाइम निकालता हूँ। वैसे आपने जब पहला गाना रिकॉर्ड किया था, तो आपको किसने प्रेरणा दी कि ये गाना आपको रिकॉर्ड करना चाहिए, और कौन व्यक्ति है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज तक सपोर्ट करता आ रहा है? जब मैंने शुरुआत से, जब मेरी जॉब लगी, जी हाँ, जॉब से लगा कर मेरा बिजनेस तक का सफ़र रहा। जी हाँ, तो पहले लगभग 12 महीना ऐसा मैंने मतलब मेरे जो अभी हेड क्वार्टर सांसोर है, उसके नज़दीक एक रानीवाड़ा हेड क्वार्टर है, वहाँ पे मैंने काम किया पहले। तो मेरी जो जॉब की बात कर रहा हूँ उसके बारे में। उसके बाद में मेरा भाई था कोई, वो मतलब बॉम्बे को नौकरी कर रहा था, तो हमने मतलब दोनों भाइयों ने आपस में बात की कि अपना मतलब इसके साथ साथ बिजनेस भी तो होना चाहिए। भाई आ गया, थोड़ी बहुत हेल्प मिल गई मेरे को भी, तो बिजनेस स्टार्ट हो गया। उसके बाद में मेरे को ऐसे लगा, और भाई ने भी ऐसा कहा, और जैसे शुरुआत के अंदर बोले तो मेरे पापा तो एक्चुअली नहीं चाहते थे कि मैं गाँव वगैरह, वो खुद चाहते थे कि एक अच्छा बिजनेसमैन बने या फिर कोई जॉब वगैरह कर ले, वो नहीं चाहते थे कि बस संगीत में जाए। संगीत लाइन में आपकी जाए। रुचि थी संगीत से? संगीत लाइन में मेरी रुचि थी, और उसके बाद में मैं सेटल हो गया, जॉब भी लग गई, दुकान में भी बढ़िया बिजनेस भी सेट हुआ। उसके बाद में मैंने फर्स्ट गाना तो मैंने डरते डरते कि पापा कुछ कहेंगे, वो कहेंगे, वो कहेंगे, मगर उसके बाद में मेरे पिताजी ने मेरे को कुछ नहीं बोला। कैसा लगा जब आपके पिताजी ने वो पहली बार आपका गाना देखा? क्या आपको मतलब डांट पड़ी थी, नहीं, या फिर आपको देखकर खुश हुए थे? नहीं, पहली बात तो जब फर्स्ट गाना मेरा रिलीज हुआ, लोगों ने बहुत मतलब फर्स्ट ही गाना मेरा वायरल हो गया था। बिल्कुल, अच्छा चला, हमने भी देखे आपके गाने अच्छे चला। हाँ, फर्स्ट गाना ही मेरा वायरल हो गया, तो फर्स्ट बार तो मेरे को नहीं बोला। फर्स्ट गाना भी मैंने मतलब गाया, सेकंड गाना भी गाया, थर्ड गाना भी गाया। तो उसके बारे में पिताजी ने 2-3 बार तो मैं घर पे गया, उसके बारे में पिताजी ने जिक्र नहीं किया। और उसके बाद में मेरे गाने, हर गाना मतलब वायरल होने लगा, अच्छा लगा। तो फिर पिताजी ने कहा कि अगर तेरी इच्छा है तो तुम कर सकते ही, पर फर्स्ट बेटा तुम बिजनेस में और जॉब में ध्यान। देखोगे हर बाकी मेरी मम्मी का हमेशा सपोर्ट रहा है मेरा। वो होता है, सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। माँ होती है। और वैसे भी अगर घर में गिना जाए तो मेरी अगर कोई भी मेरे फादर तक पहुंचानी पड़ती थी बात, तो मेरे पिताजी एक क्या है कि घर के अंदर जज टाइप है, मगर अगर पापा तक कोई बात पहुंचानी है तो मेरे मम्मी को, माता जी को वकील रखना पड़ता था कि वो हर घर की यही कहानी है कि हम छोटे तबके से आते हैं, और हमें अगर पिताजी से डायरेक्ट बात करनी है तो हम नहीं कर पाते। कारण ये है, हमारे मन में संकोच। ये सबसे अच्छी बात है कि हमारे राजस्थान के अंदर आज भी अपने पिताजी के सामने घर का बड़ा बेटा हो चाहे छोटा बेटा हो, वो खुलकर बात नहीं करता है। ये मर्यादा है, और ये होने भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने बड़े बुजुर्गों की मर्यादा के साथ बात नहीं करेंगे तो दुनिया क्या करेगी। बहुत अच्छा लगा कि आप अपनी बात पहुंचाने के लिए माताजी से बात कहते थे, और वो बात आपको आगे तक पहुंचाई जाती थी। ये बिल्कुल सही वही है प्रोसेस जो अदालत के अंदर जज तक पहुंचाने के लिए एक वकील का सहारा लेना पड़ता है, जो कि इन्होंने, रमेश जी ने कहा कि माताजी से बात करते थे तब पिताजी तक बात पहुंचती थी। बहुत अच्छा लगता है। अब आगे आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से गाने आप नए नए लोगों तक पहुंचाओगे? देखिए दिलीप जी, एक्चुअल बात ये है कि जैसे कि मेरा गाने का ये है कि मैं मतलब नई नई खोज करता रहता हूँ कि वो गाना कितना चला है। मतलब पुराने एल्बम जो मतलब दबे हुए पड़े हैं, जी हाँ,
हमारे राजस्थान का इतिहास कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है। बिल्कुल, आजकल डीजे पैटर्न के ज़माने में लोग भिन्न को भूल से गए। भूल तो एक्चुअली जो फैंसी भजन होते हैं वगैरह में एक्चुअली ज़्यादातर देसी गाने गाता हूँ, जो देसी वाणी होती है। फैंसी गाना मैं भी गा सकता हूँ, कहीं ना कहीं मतलब अपने जो महापुरुष थे, योद्धा थे, जो संत हुए, उन्होंने जो अच्छी अच्छी बातें कही, तो आज की नई पीढ़ी में जो लोग या बच्चे, जो भी नई पीढ़ी है, तो वो पुरानी भाषा उनकी पसंद नहीं करते, तो उसको नए पैटर्न में मतलब हम कोशिश करते हैं कि उस युवा पीढ़ी तक पहुँचाएं। बहुत अच्छा। मतलब कहीं न कहीं मेरी ये भूमिका रहती है कि कहीं कहीं अपनी संस्कृति बचाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रमेश जी से मिलकर कि अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए राजस्थानी भजनों के जरिए लोगों तक एक आवाज़ पहुंचाने रहे जा रहे हैं। संस्कृति कायम रहे, अपने परिवारों के अंदर प्रेम बरकरार रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए शख्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। राम। अगर आपको भी इस प्रकार का इंटरव्यू शूटिंग करवाना है तो रॉड के माइक्रोफोन मिलेंगे और DSLR कैमरा और रिंग लाइट के साथ में आप अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाने आ सकते हो। एड्रेस और पता आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और एड्रेस आपको MJ बोरा मार्केट, रॉयल फोटोग्राफी सांचौर, और आपको जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लोकेशन का भी लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।